अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। जैसा कि हमने कहा था कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिनमें एमसीक्यूज इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास क्लास 11 की पहली वीडियो है और जिस चैप्टर का हम आगाज़ कर रहे हैं वो वही पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर इंटर के अंदर दोबारा पेश किया जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर कुछ चीज़ें आपकी रह जाती हैं फर्स्ट ईयर के अंदर तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी इंटर की केमिस्ट्री के अंदर भी कवर हो जाएंगी। तो ये चैप्टर आपका 2 दफ़ा रिपीट होने वाला है। फर्स्ट ईयर के अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए और आपको ठीक से समझ भी आ जाए। अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन का जिक्र है और उसके बाद के पॉइंट्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का जिक्र किया जा रहा है कि ये ब्रांच किस कदर इम्पोर्टेंट है, किस कदर इसकी अहमियत हासिल है। अगर इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये बताती है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी जो है वो किस तरह से केमिकल्स की बनी हुई है। ये सारी चीज़ें हमें बायोकेमिस्ट्री में मालूम पड़ती हैं। एक दूसरी डेफिनेशन भी हम इसकी बयान कर सकते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सिंपल यही हमारे पास बनेगी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये वही मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सेल को बनाते हैं। तो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ की स्टडी हो या उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी हो विच मेक द सेल, विच मेक द लाइफ, उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी ये बायोकेमिस्ट्री कहलवाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से है वो ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज भी वीडियो की आखिर में पेश किए जाएंगे, तो वहां से भी आप उन एमसीक्यूज को समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ की हासिल होती है? हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से उन रिएक्शंस की इंफॉर्मेशन हासिल होती है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके सेल में मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो गया जिसमें वो एनर्जी को हासिल करता है, या फिर कुछ मुख्तलिफ रिएक्शंस हो गए जिसमें वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमें पता चलता है कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स रिएक्शंस के नतीजे में किस तरह से बनते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री बताती है। बायोकेमिस्ट्री एक और चीज़ भी बता रही है जिसके हवाले से लिखा हुआ है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में से इंफॉर्मेशन का निकलना। अब ये न्यूक्लियस में से इंफॉर्मेशन का निकलना ये किस चीज़ को बयान किया जा रहा है? दरअसल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। वो मैसेंजर आरएनए फिर आगे चल करके प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। तो स्पेशली डीएनए में से इंफॉर्मेशन का निकलना और डीएनए में से इंफॉर्मेशन के निकलने के साथ क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन आगे चल करके बनेंगे। तो इसका भी हमें बायोकेमिस्ट्री में पता चलता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि हमें कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म्स का भी पता चलता है। कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म्स का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म ख़राब हो चुका है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। इसी के हवाले से आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि हमें एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स का पता चलता है। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ ठीक से नहीं हो रही तो उसका भी हमें पता चल जाता है। हम अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ आइसोटॉप्स को दाखिल करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कहाँ पर खराबी मौजूद है। जब हमें खराबी का पता चलेगा तो वो खराबी जो है आगे चल करके डिजीज़ की शक्ल भी इख्तियार कर देती है। तो जब हमें डिजीज़ का पता चल गया, हमें खराबी का पता चल गया, तो हम लोग उन चीज़ों को रोकने के लिए शुरू के अंदर ही मेडिसिन्स को डेवलप कर सकते हैं, मेडिसिन्स को दे सकते हैं। तो इस तरह से एब्नॉर्मल मैकेनिज़म्स को रोकने के लिए एक चीज़ ये भी बनी कि मेडिसिन्स आगे चल कर के डेवलप हुई। मेडिसिन्स ने उन एब्नॉर्मल मैकेनिज़्म को दुरुस्त कर दिया और अगर वो एब्नॉर्मलिटी बड़े पैमाने पे डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो हमने मेडिसिन्स की स्टडी की मदद से मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ईजाद कर दिए ताकि हम उन सारी एब्नॉर्मलिटीज़ को इल्यूसिडेट कर सकें, यानी कि उनको रिमूव कर सकें। तीसरे पॉइंट के अंदर बायोकेमिस्ट्री के एक और फ़ायदे का जिक्र किया जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें ऐसे सवालों का भी जवाब मिला जिसका जवाब आज से पहले किसी के पास मौजूद नहीं था। मिसाल के तौर पर वो 4 सवाल यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है कि सेल्स एक दूसरे को किस तरह से तलाश करते हैं और फिर एक ऑर्गन बनाते हैं। हमें सबसे पहले मालूम है कि सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे सेल्स बन जाते हैं
और फिर वो सेल्स आपस में जुड़ करके टिश्यूज और फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। लेकिन ये होता किस तरह से है? तो सेल्स के पास लाजिम बात है डीएनए मौजूद है। उस डीएनए में से प्रोटीन बनेगा और उस सेल में वो प्रोटीन जो है सिग्नल्स का काम कर रहा होगा। इस तरह से एक सेल के सिग्नल्स दूसरे सेल में पहुंचेंगे और वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जुड़ करके वो टिश्यूज और फिर आगे चल करके ऑर्गन्स बनाएंगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि किस तरह से सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल होती है। तो ये भी डीएनए पे डिपेंड करता है। डीएनए की ही मदद से आगे चल करके सेल डिवीजन होती है, जिसके नतीजे में ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये डीएनए और उसके अलावा हार्मोन्स जो होते हैं वो भी ग्रोथ कराने का काम करते हैं। तो इस तरह से डीएनए की मदद से, हार्मोन्स की मदद से सेल्स की ग्रोथ होती भी है और आगे चल करके रुक भी जाती है। मजीद हम बात करें कि कैंसर के काजेज क्या हैं, तो कैंसर के काजेज होते हैं म्यूटेशंस, यानी कि डीएनए में बिगाड़ आ जाए तो उस बिगाड़ के नतीजे में खराब सेल्स बनते हैं और वो खराब सेल्स ही जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम कैंसर कह रहे होते हैं। फिर मज़ीद लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे स्टोर्ड होती है। तो ये डिपेंड करता है दिमाग के सेल्स के ऊपर, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स आपस में जुड़ करके इस मेमोरी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इस तरह से न्यूरॉन्स की मदद से कुछ और यहाँ पर भी सिग्नल्स आ जाते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कह रहे हैं। तो उन सब की मदद से ये मेमोरी का प्रोसेस स्टोर भी होता है और कंट्रोल भी किया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें ये सारे जवाब हासिल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी केमिकल्स का यूज़ हो रहा होता है, हमारे सेल्स के केमिकल जो इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। मजीद आगे यहाँ पर ये बात बयान की जा रही है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स के बने होते हैं। फिर ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ के बने हैं, टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स के बने हैं और सेल्स जो हैं मॉलिक्यूल्स के बने हैं। सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो दरअसल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? उन्हें केमिकली बॉन्डेड एटम्स कहा गया है, यानी कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ केमिकली बॉन्ड बना रहा है तो वो मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार करता है। फिर मॉलिक्यूल्स आगे ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और उसके बाद हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम कहें कि बुनियादी तौर पर हम सारे एटम्स के बने हुए तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे सेल्स मॉलिक्यूल्स के बने हैं और वो आखिर में एटम्स के बने हुए हैं। तो हमारी बुनियाद जो है वो इन केमिकल्स पर डिपेंड करती है। बुनियादी तौर पर हम सब जो है केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर एक सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है, उसको भी समझाया जा रहा है कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है और सेल का जो फंक्शन होता है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। कोई सेल कैसे काम करेगा, किसी सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो उनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स पर डिपेंड करता है। तो आगे ज़रूरत का जिक्र किया जा रहा है कि हमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का भी पता होना चाहिए कि सेल कैसे बना हुआ है। सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस का भी पता होना चाहिए कि सेल में रिएक्शंस कैसे होते हैं, ताकि हम जानदार के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को भी समझ सकें और जानदार में मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस को भी समझ सकें। दरअसल ये उन मॉलिक्यूल्स को समझने से ही मालूमात हासिल हो जाएगी जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, और उन बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी ही बायोकेमिस्ट्री कहलवाती है। अब हम बढ़ते हैं उन एमसीक्यूज की तरफ जो हमने इस पढ़े जाने वाले टॉपिक से निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये मौजूद है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? 4 ऑप्शंस इसके दिए गए हैं और उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है ये आपने टिक करना है अपनी कॉपी के ऊपर। फिर उसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने उन सबको टिक करना है, उनके ऑप्शन को, और फिर बुक से देख लीजिएगा कि आपके कितने सवाल जो हैं वो सही हुए हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो क्यों कहलवाती है, किस वजह से ये कहलवाती है। इसके ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इनमें से भी आप देख लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ, हाउ डज बायोकेमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू हेल्थ? हेल्थ में इसका किरदार किस तरह से है। 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, काफ़ी सिंपल है और उन्हीं में से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बयान कर रहा है। ऑप्शन ही जो है वो बता रहे हैं क्वेश्चन के हवाले से। और दरअसल ये क्वेश्चन जो है वो बुक की लाइन को ही फॉलो करें तो इतनी ज़्यादा पेचीदगी इसके अंदर मौजूद नहीं है। फिर इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड? कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा मामला है जिसके बारे में बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प कर रही है। तो 4 ऑप्शन दोबारा से, और ऑप्शन क्लियर हैं जो कि बुक में से निकाले गए हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। 5वां सवाल, विच रिसेंट एडवांसमेंट इन बायोकेमिस्ट्री हैव इनेबल्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड मेडिकल चैलेंजेस? मेडिकल चैलेंजेस के अंदर और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर किस चीज़ ने जो है साइंटिस्ट को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की है, किस वजह से हासिल हुई है, सारी बुक की लाइन से, तो मुश्किल कोई भी नहीं, जैसे कि हमने पहले ही बयान किया हुआ है।
फिर एक और सवाल, विच क्वेश्चन कैन बायोकेमिस्ट्री प्रॉपरली आंसर। 4 ऑप्शंस मौजूद है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, हाउ डज सेल ग्रोथ कैन कंट्रोल्ड, व्हाट आर द काजेस ऑफ कैंसर, या ऑल ऑफ दिस। जो आपको करेक्ट लग रहा है आप उसको जो है सिलेक्ट करते जाएं, अपने रजिस्टर पर लिखते जाएं। ये एक प्रैक्टिस के तौर पर है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है इस तरह से आइंदा आने वाले एमसीक्यूज भी। फिर एक और सवाल, व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी एज एक्सप्लेन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में एक सेल थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट के तौर पर, पॉइंट के तौर पर एक पॉइंट बताया गया था, तो वो पॉइंट कौन सा है। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हुए, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि वो पॉइंट कौन सा था जो कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा। फिर एक और सवाल आ गया कि टेक्स्ट के मुताबिक स्टडी केमिकल कंपोजिशन की क्यों ज़रूरी होती है। और फिर से ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनमें से सिलेक्ट करिएगा कि आपको कौन सा सही लग रहा है। नवा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू सेल्स कंसिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। सेल्स किसके बने होते हैं, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, ऑर्गन्स के या टिश्यूज के। तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर एक और सवाल, व्हाट आर ऑर्गेनिज्म फंडामेंटली मेड अप ऑफ एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट। बुनियादी तौर पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सी चीज़ के बने हुए हैं। तो इसका आंसर भी आप जो है सिलेक्ट करके कॉपी पे लिख लीजिएगा। फिर बुक को दोबारा से जब आप देखेंगे, दोबारा से रीड करेंगे, आपके डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बुक की लाइन से ही लिए गए एमसीक्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।